ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है। बातचीत की कोशिशों के बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता कारोबार के लिए नहीं खुला तो वो ईरान के सभी एनर्जी और तेल के कुएं तबाह कर देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान की नई रिजीम के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर किसी वजह से डील नहीं हो पाती है तो फिर वो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खार्क द्वीप से लेकर एनर्जी प्लांट्स, तेल के कुएं और दूसरे एनर्जी स्रोत पर बमबारी करके वो इसे बर्बाद कर देंगे। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय सुलह प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, लेकिन ईरान ने बयान जारी करके इसे खारिज कर दिया। ईरान ने अमेरिका की मांग को गैर वाजिब बताया है। तो ईरान अमेरिका युद्ध में हर दिन नया सस्पेंस आ रहा है और सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डील के दावे हैं, दूसरी तरफ महायुद्ध की तैयारियां। आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। खतरनाक मोड़ पर ईरान युद्ध, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ईरान वॉर से परेशान छोटे मझोले कारोबारियों को लोन चुकाने के मामले में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार लोन मॉरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए किस तरीके की राहत मिल सकती है? देखिए, मुझे यहाँ जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार लोन पर मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। लोन पर मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि लोन की किस्तें चुकाने के लिए कुछ महीने की छूट दी जा सकती है। अब ये छूट कितनी दी जाएगी, छूट किन किन लोगों को दी जाएगी, किन किन सेक्टर को दी जाएगी, इसको लेकर वित्त मंत्रालय में विचार चल रहा है। अलग अलग विकल्प यहाँ पर हैं और इस विकल्पों में से किसको चुनना है इसको लेकर के पहले अभी समीक्षा की जा रही है, किस इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ा है। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने गैस की सप्लाई को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई थी, उसके बाद एनर्जी संकट की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा इंडस्ट्री पे। तो किस पर कितना असर पड़ेगा, कितने दिन का मोरेटोरियम देना चाहिए, इस पर सरकार अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ये मोरेटोरियम कमोबेश कोविड के दौरान जो मोरेटोरियम लगाया गया था उसी के तर्ज पर होगा, लेकिन उससे अलग 2 मायनों में होगा। पहली बात कि कोविड के टाइम में मोरेटोरियम में एक रिटेल लोन जो लेने वाले लोग थे उनको भी शामिल किया गया था, क्रेडिट कार्ड का मोरेटोरियम भी था, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ हद तक था। लेकिन ये जो मोरेटोरियम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी हद तक एमएसएमई, छोटे मझोले कारोबारियों पर, इंडस्ट्री पर यह केंद्रित रह सकता है ये मोरेटोरियम, और खासतौर से उन इंडस्ट्री पर जिस पर ईरान वॉर से सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको मोरेटोरियम में शामिल किया जा सकता है। दूसरा अंतर यह रह सकता है कि ये मोरेटोरियम 3 महीने का दिया जाए या 6 महीने का दिया जाए, 2 अलग अलग विकल्प है। कोविड के टाइम में याद होगा आपको, पहले 3 महीने का दिया गया था, फिर उसको एक्सटेंशन 3 महीने का दिया गया था। तो एक साथ 3 महीने दें या फिर एक साथ 6 महीने दें, इस पर अभी अलग अलग विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। और इस मामले बता दूं कि इंडस्ट्री की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी काफी ज्यादा डिमांड आई थी। तो हो सकता है कि इस मोरेटोरियम में एक्सपोर्टर्स, जो छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि अभी ये वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर की बातचीत हुई, इस पर विचार किया जा रहा है, अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी सरकार राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार रॉ मटेरियल पर टारगेटेड शॉर्ट टर्म कस्टम ड्यूटी रिबेट और वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जीएसटी रिफंड्स को फास्ट ट्रैक कर सकती है। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते खासतौर पर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग की लागत 15 से 25% तक बढ़ चुकी है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और फ्रेट के मोर्चे पर कर सकती है बड़े ऐलान। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो चुनिंदा रॉ मटेरियल हैं उन पर 2.5% से लेकर 5% तक के लिए टेम्पररी कटौती की जा सकती है। ये कटौती 3 महीने तक के लिए हो सकती है। एक तरह से रिबेट कह सकते हैं। दरअसल इसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं, खासतौर से जो मेटल, प्लास्टिक या टेक्सटाइल इनपुट से जुड़े हुए, उन पर 2.5% तक रिबेट, और जो कंपोनेंट्स हैं उस पर 5% तक रिबेट देने का ऐलान किया जा सकता है। दूसरा मोर्चा है जीएसटी रिफंड की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, लिहाजा सरकार इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है, फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी रिफंड्स हैं
उनको 7 दिनों के अंदर सरकार देने का ऐलान कर सकती है। इससे खासतौर से जो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वर्किंग कैपिटल का जो बोझ है वो कम होगा, ये क्योंकि रिफंड नहीं मिलने की वजह से उनको वर्किंग कैपिटल की काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और तीसरा मोर्चा है फ्रेट। इसमें जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की जो चार्जेस हैं उसको सरकार रेशनलाइज कर सकती है, जिसको इनलैंड हॉलेज चार्जेस बोलते हैं। जो डोमेस्टिक यूज होता है उसको, उस कंटेनर्स के लिए जो अभी चार्जेस खासतौर से कंपनियों की तरफ से लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकार रिलीफ देने का ऐलान कर सकती है। तो ये कई सारे मोर्चे पर सरकार एक पैकेज बना रही है और इस पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय लगातार चर्चा कर रहा है और इसका ऐलान जल्दी किया जा सकता है। खाड़ी देशों में चल रही भीषण जंग भारत के फार्मा सेक्टर की तबीयत खराब कर रही है। दवा कारोबार को कितना असर हुआ है और क्या दवाइयां भी महंगी हो सकती हैं, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। फार्मा कंपनियां जो दवाएं बनाती हैं उनका रॉ मटेरियल, एपीआई, सॉल्वेंट से लेकर पैकेजिंग तक सभी चीजें महंगी हो गई हैं। वजह है युद्ध के चलते सप्लाई चेन की दिक्कतें। अभी फार्मा प्रोडक्शन पर कारोबारियों को 40% तक एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। ओवरऑल में हमको बताऊं तो जो हमारी टोटल इनपुट है इसमें 40% राइज हमारा कॉस्ट का हो गया है। तो इमीडिएटली तो जो मेरे पास पुराने ऑर्डर होंगे वो तो हमने लिए होंगे, वो तो पुराने रेट से लिए होंगे। तो अभी हम बीच में हम बोलेंगे कि रेट इंक्रीज कर दो तो होने वाला नहीं है। तो 40% का राइज जो हुआ है हमको पास ऑन कर नहीं सके हैं मेरे कस्टमर को। तो अभी तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है। भारत का सालाना दवाई कारोबार 4 लाख करोड़ रुपए का है। देश में छोटे मोटे 12,000 दवा प्लांट से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। भारत दुनिया का तीसरा फार्मा वॉल्यूम वाला देश है। दुनिया के सभी देशों में निर्यात होता है। ऐसे में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को दाम बढ़ोतरी का डर सता रहा है। हमें सरकार से एक गुजारिश है कि जो मटेरियल सप्लाई आज डिस्टर्ब हुआ है उसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, और हमारी सरकार से विनती है कि वो सुनिश्चित इसलिए किया जाए कि जिससे हम लोग जो दवाई बनाते हैं और जिन पेशेंट के लिए हम लोग दवाई बनाते हैं उनको समय पे दवाई मिलती रहे। अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आगे जाके दवाई का शॉर्टेज होने का भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा प्राइस राइज भी बहुत बड़ा आने की एक हम लोग संभावना भी देख रहे हैं। फार्मा के नए ऑर्डर पर ज्यादातर कंपनियां अब वेट एंड वॉच मोड पर आ गई हैं। भारत पूरी दुनिया में दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन रुक गई तो समूचे दुनिया को महंगी दवाइयां खाना पड़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से नया टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, बड़े बदलाव बता रही हैं नुपुर। 1 अप्रैल 2026 से देश का इनकम टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बनेगा और उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इस नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, जिससे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंफ्यूजन होता था वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और टैक्स ईयर सीधा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा। सरकार ने इस कानून को सख्त बनाने पर खास जोर दिया है। सेक्शन 700 प्लस से घटा के 536 कर दिए और पेजेस भी देखे तो 823 से कम करके 622 आपको नजर आएंगे। यानी कानून अब ज़्यादा छोटा, क्लियर और आसान होने वाला है। टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी राहत है। नई टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 87 के तहत 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगेगा। नई स्लैब भी आसान बनाई गई है, 0 से 4 लाख तक निल, और देखें तो सीधा 24 लाख पे जाके आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन वहीं पुरानी स्कीम की बात करें तो छूट सिर्फ 2.5 लाख तक है, जहां पे जीरो टैक्स है, और 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% से ज़्यादा का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ अलावेंसेस में चेंजेस हुए। एजुकेशन अलावेंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चा किया गया है, और हॉस्टल अलावेंस भी 300 रुपये से बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे सैलरी क्लास को अतिरिक्त राहत मिलेगी। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए भी कुछ बदलाव है। एसटीडी
को 0.1% से बढ़ा के 0.15% किया गया है और फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। शेयर बायबैक की बात करें तो अब टैक्स स्लैब की जगह कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा। वहीं एसजीबी में भी नियम सख्त हुए और अब टैक्स छूट केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब निवेश इशू के समय किया गया हो। ओपन मार्केट खरीद पर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन है। यहाँ फोकस ट्रांसपेरेंसी, इजी प्रोसेस और बेटर कंप्लायंस पर है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स देना ही नहीं बल्कि टैक्स समझना भी पहले से ज़्यादा आसान होगा। और देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम के चौथे राउंड को मंजूरी दे दी है। कुल 29 कंपनियों के 7,104 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। क्या है पूरी डिटेल्स, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक पीएलआई स्कीम चलाई हुई है। सरकार इसमें कंपनियों को 4% से लेकर के 6% के इंसेंटिव देती है। अब तक 3 चरण में सरकार ने करीबन 44 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी थी। आज चौथे चरण में सरकार ने करीबन 29 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी दी है। करीबन 7,100 करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और उसके साथ साथ 85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अब तक 4 चरणों में सरकार करीबन 75 कंपनियों को अपनी मंजूरी दे चुकी है। इन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 61,000 करोड़ से ज्यादा का कमिटमेंट कर दिया है और इससे आने वाले दिनों में करीबन 4,51,000 करोड़ रुपए का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में भारत इतना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन करेगा, उसका एक्सपोर्ट करेगा। भारत इसके अंदर आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनने की तैयारी कर रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सिक्स सिग्मा को लागू नहीं करने पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्री की प्रगति से पूरी तरह से नाखुश हैं। अश्विनी वैष्णव ने इंडस्ट्री से 15 दिन के अंदर प्लान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्री सुधार नहीं करती है तो पीएलआई स्कीम में बदलाव किया जा सकता है या फिर उनका फंड रोका जा सकता है। डिजाइन हैज टू बी वन ऑफ द प्राइमरी फोकस। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो इस प्रोग्राम से भी बाहर निकल सकते हैं। हमें कोई आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट, लेकिन अगर डिजाइन के बिना अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो इस प्रोग्राम से बाहर भी निकल सकते हैं। हमें कोई हिचक नहीं है उसमें। और डिजाइन में इंक्लूड डिजाइन आपको इसमें लगानी ही पड़ेगी, डिजाइन की कैपेबिलिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज हु डू नॉट इन्वेस्ट इन डिजाइन will be weeded out. We'll make sure that they are weeded out. I'm saying that very blunt and very open because that's very, very important for our nation, and we in our party, we always believe nation first, always. रुपए की गिरावट ने बाजार में हाहाकार मचा दिया है। आरबीआई के एक्शन के बाद रुपया करीब ₹1.25 मजबूत खुला था, लेकिन सारी तेजी हवा हो गई। रुपया 95 के पार निकल गया। क्यों लगातार लुढ़क रहा है रुपया, बता रही हैं हमारे सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इवन एज आरबीआई की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, जहाँ पर उन्होंने लिमिट्स करी यहाँ पर पोजीशंस बनाने के लिए बैंक्स को। उसके बाद रुपया यहाँ पर संभला भी और आज हमने यहाँ पर तेज़ी के साथ खुलता हुआ देखा भी, लेकिन बहुत देर तक वहाँ टिक नहीं पाया। एक तो लोअर लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं और रुपये ने तो आज उसको भी निकाल दिया। आप जितने भी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से यहाँ पर बात कीजिए, सभी को ये लगता था कि 95 हम यहाँ पर निकाल ही देंगे। 97, 98 तक के स्तर भी हमको यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। 3-4 बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो ईरान वॉर है अब ये 5वें हफ्ते में आ चुकी है। इसका पूरा असर हमने ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स पे आता हुआ देखा है। रुपया तो एक हेडलाइन है ही, लेकिन अगर आप 10 ईयर बॉन्ड देखें तो वो भी 7% यहाँ पर निकालता हुआ नजर आया है। बहुत लंबे समय से ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हमने दोनों ही रुपये और बॉन्ड में यहाँ निकलता हुआ देखा है।
इंटरेस्टिंगली जिस तरह से यहाँ पर FIIs आउटफ्लो है, इक्विटी मार्केट्स में लगातार गिरावट है। कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है और बाजार को लगता है कि रेट साइकिल अब यहाँ पर चेंज होने वाली है। अगले हफ्ते में यहाँ पर US भारतीय बाजारों में MPC की मीटिंग भी है और माना जा रहा है कि रेट्स अब यहाँ से घटेंगे नहीं, न्यूट्रल रहेंगे और शायद बढ़ भी सकते हैं। तो इन सब का असर हमने यहाँ पर मार्केट्स में पड़ता हुआ देखा है। लेकिन मेजरली हम FY26 बहुत ही चौपी मूव पे यहाँ पर बंद कर रहे हैं और जिस तरह से मनी आउट यहाँ पर हुआ है, FII FPI आउटफ्लोज है, उसका एक सीधा इम्पैक्ट रुपए पर। ईयर एंड बाइंग भी है, इंपोर्टर्स खरीदारी भी है, इन सभी चीज़ों का रीज़न हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा। और रुपए में बढ़ती गिरावट और कच्चे तेल में उबाल से बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी सेंसेक्स कोविड के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट के शिकार हुए हैं। बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY26 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और पूरा मार्च का महीना आप देखें तो बाजार के लिए बेहद खराब। खास बात यह भी रही कि आखिरी सेशन भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। अब आप चाहे निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप सब में बड़ी गिरावट है। लेकिन आज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही डॉलर और रुपया, जहां पर आप देखें तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच चुका है। बात करते हैं सेक्टर के एक्शन की, तो आप देखिए कि इंडिया विक्स लगातार तेजी दिखा रहा है। लेकिन इसके अलावा बैंक्स को देखिए, डिफेंस की बास्केट है, कैपिटल मार्केट्स है, ऑटो, IT, ऑयल एंड गैस, FMCG और रियल्टी, यहाँ पर सभी सेक्टर्स में बड़ा कट आपको नजर आया। एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स ये क्या तस्वीर आपको बता रहे हैं। तो स्क्रीन पर आएंगे। अब कोल इंडिया है, ONGC, पावर ग्रिड और हिंडाल्को, इन स्टॉक्स को देखिए, कोई स्टॉक ऐसा नहीं जिसमें धुआंधार तेजी आपको नजर आए। मामूली सी तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन गिरने वालों की संख्या बेहद ज्यादा। और ब्रॉडर मार्केट्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप निफ्टी के स्टॉक्स देखिए, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 4% और बजाज फाइनेंस यहां पर भी देखें तो 5% की बड़ी गिरावट नजर आई। फरवरी IIP ग्रोथ में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। IIP ग्रोथ 5.1% से बढ़कर 5.2% हो गई है। वहीं जनवरी की IIP ग्रोथ को 4.8% से संशोधित करके 5.1% किया गया है। फरवरी में जहां माइनिंग ग्रोथ में गिरावट रही है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती, इंफ्रा गुड्स सेक्टर पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन कैपिटल गुड्स में जबरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिली है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। JP एसोसिएट्स के रेजोल्यूशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वेदांता ने NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वेदांता ने पूरे मामले पर रोक लगाने की अपील की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। NCLT ने 17 मार्च को JP एसोसिएट के रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर अपना फैसला दिया था। NCLT ने अदानी ग्रुप ने जो JP एसोसिएट के लिए रेजोल्यूशन प्लान दिया था उसको सही ठहराया था। अदानी ग्रुप ने इसके लिए करीबन 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन वेदांता इससे खुश नहीं थी। वेदांता का कहना था कि उसने इस बोली में इसमें रेजोल्यूशन प्लान के लिए करीबन 17,000 करोड़ रुपए का ऑफर किया था, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया गया। तो इसको लेकर के जो वेदांता है उसने एनक्लैट में याचिका दायर की थी। एनक्लैट ने इस मामले की सुनवाई की और इस पूरे मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनक्लैट ने हालांकि ये कहा था कि जब भी इसका आउटकम होगा वो एनक्लैट की हियरिंग के बाद ही फाइनल होगा, लेकिन वेदांता ने अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। वेदांता ने अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और उस पूरे प्रोसेस के ऊपर रोक लगाने की मांग की है। जो वेदांता है उसका ये कहना है कि उसकी बिड अदानी से ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद कम्यूटेटिव क्रेडिटर्स ने उसकी बिड अप्रूव नहीं की और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा, तो देखना होगा इसका किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख इस बिड के ऊपर क्या रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। क्या है पीएम मोदी का डिटेल कार्यक्रम, बता रहे हैं केतन जोशी। प्रधानमंत्री कल गुजरात दौरे पर है और साणंद में भी उनके 2 प्रोग्राम है। एक तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 10 सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चिप बनेगी। तो यहाँ पर आकर
आकर वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ साणंद जीआईडीसी के कई सारे विकास के कार्यों का भी वो अनावरण करने वाले हैं। पूरे गुजरात में उनके 2-3 जगह कार्यक्रम है, जिनमें से वो 5295 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद, गांधीनगर, साणंद, वडनगर में रेलवे, कैनाल, फूड टेस्ट लैब, जीआईडीसी, स्ट्रॉम वाटर समेत कई सारे कार्य करने वाले हैं। लेकिन सबकी निगाहें जिन पर रहने वाली है वह होगा अब मेक इन इंडिया चिप। जी हां, हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां साणंद में कम से कम 3 सेमीकंडक्टर प्लांट में से दूसरे प्लांट का ये उद्घाटन कल होगा। 15 दिन पहले माइक्रोन के प्लांट का भी उद्घाटन हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा है वो गुजरात के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। केतन जोशी, साणंद। नक्सल मुक्त भारत पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित था। हम नक्सल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं। देश के 12 राज्य नक्सलवाद से पीड़ित थे। वामपंथी विचारधारा से इन राज्यों में नक्सलवाद फैला। अब बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है। अमित शाह ने कहा कि जो हथियार उठाएगा उसका हिसाब होगा। शाह ने आगे कहा कि नक्सलियों के लिए विपक्ष को दर्द हो रहा है। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। सोशल मीडिया यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स के न्यूज़ कंटेंट पर भी अब सरकार का डंडा चलेगा। सरकार ने आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स में बदलाव करने के लिए ड्राफ्ट जारी किया है। सभी स्टेक होल्डर्स से 14 अप्रैल तक राय भी मांगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। बताएं असीम, क्या डिटेल है, क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, सरकार आईटी इंटरमीडिएट रूल के अंदर बदलाव करना चाहती है। अभी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय वो सिर्फ न्यूज कंटेंट के न्यूज जो चैनल्स है या न्यूज पब्लिशर्स है उनके ऊपर ही सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, उन्हें निर्देश हटाने के दे सकता है। लेकिन अब जो आईटी मंत्रालय का जो नया ड्राफ्ट है इसके मुताबिक जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूजर्स हैं जो कि न्यूज कंटेंट बनाते हैं तो उनके ऊपर भी अधिकार उसको दिया जाएगा और वो आदेश उस कंटेंट को हटाने का दे सकेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा बदलाव है कि बिना किसी शिकायत के भी जो इंटरनेशनल कमेटी बनी हुई है उस कंटेंट को हटा सकेगी। किसी और कोई दूसरा मंत्रालय अगर उसको शिकायत उसको रेफरेंस भेजता है तो उसके साथ वो कंटेंट को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। और तीसरा ये कि अगर कंपनियां जो भी सरकार के ऑर्डर्स को नहीं मानती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उनका इंटरमीडिएट का जो दर्जा है वो उनको छीन लिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो 3 बड़े बदलाव है जो सरकार आईटी इंटरमीडिएट रूल में करना चाहती है। इसके लिए ड्राफ्ट सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दिया है और सभी स्टेक होल्डर से 14 अप्रैल तक राय मांगी है और सबसे राय मिलने के बाद सरकार इसे नियमों को लागू कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।